नाजरीन, आज मैं फिर आऊंगी कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नफरत और मोहब्बत के दुराहे पर मैं रोऊं और पछताऊं, समझ ना पाऊं किधर ना जाऊं। इसने मरते वक्त एक वादा किया था, इसी वादे को निभाने के लिए इसने दोबारा दुनिया में जन्म ले लिया। क्या ऐसा मुमकिन है? एक ऐसी कहानी जिसे आप बुलाना भी चाहेंगे तो बुला नहीं पाएंगे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे अपनी बीवी फागन से इतना इश्क था कि इसकी मौत के बाद मैंने फिर शादी का ख्याल तर्क कर दिया था। इस इनकार की वजह कुछ और थी और वो थी रजीम शाह की परवरिश। इसके पैदा होने पर फागन का इंतकाल हो गया था। रजीम मेरा अकलौता बेटा मेरी शादी के 5 वर्ष बाद दुनिया में आया था। पहली शादी माँ जी ने अपनी मर्जी से अपनी बहन की लड़की जुलेखा से की थी। इस औरत ने मेरा जीना हराम कर दिया। उठते बैठते मुझे यही सुनाती कि इसके बेशुमार रिश्ते आ रहे थे, बड़े जमींदार से लेकर सरकारी मुलाजम तक इसने अपने रिश्तों की फरिश्त में शामिल कर रखे थे। हर दफा एक नए शख्स का नाम लेकर बताती कि वो तो अपनी सारी जायदाद इसके नाम पर लिखने को तैयार हो गया था। माँ ही न मानी। इन्हें अपनी बहन से इतना प्यार था कि आपका रिश्ता फौरन मंजूर कर लिया। मेरी बदकिस्मती के इसके साबका चाहने वालों के मुकाबले में मेरी समाजी हैसियत इसके बकौल बहुत कम थी। मैं महज पटवारी था, रिश्वत खोरी मेरी आदत नहीं थी। दाल रोटी चल रही थी। मेरी बेवा माँ ने मुझे और मेरी छोटी बहन राहत को मेहनत मजदूरी करके पाला था। बहन के अलावा इसका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था जो इसकी माली इमदाद करता। हम जैसे तैसे पाल गए। राहत की शादी हो गई। इसे ससुराल वाले बहुत सख्त मिले थे, मगर इसने बड़े सब्र शुक्र से वहाँ वक्त गुजारा। अम्मा ने मेरे पटवारी लग जाने पर अपनी बहन से इसकी बड़ी बेटी का रिश्ता मांगा। खाला ये समझी कि मैं पटवारी हूँ, इनकी बेटी को रिश्वत की कमाई से ऐश करवाऊंगा। इनका ये ख्वाब पूरा ना हुआ। इनकी छोटी बेटी किसी छोटे मोटे ठेकेदार से ब्याही हुई थी। वो अपनी माँ को खूब बरती थी। खाला इसके गुण गाया करती और गालबन सुलाहा अपनी माँ की ताना जनी का बदला मुझसे लेती थी। मेरी सीधी सादी माँ अपनी बांजी को देखकर अंदर ही अंदर कड़ाहती रहती थी। बिल आखिर ज्वालामुखी एक रोज फट ही पड़ा। 4 साल तक हमारे औलाद नहीं हुई थी। एक रोज इसकी सहेली इससे मिलने आई। इसकी शादी हमारी शादी के बाद हुई थी, मगर इसकी गोद में 2 बच्चे थे और तीसरा होने वाला था। इत्तेफाक से मैं इस रोज जल्दी घर आ गया था। दोनों सहेलियां साथ जोड़े बैठी थी। मेरी माँ सहन में खाना पका रही थी। माँ को काम में लगे देखकर मेरा दिल जल उठा। जुलेखा का पूछा तो वो बोली, रहने दे पुत्र, इसकी सहेली आई हुई है, दोनों को हंस बोलने दो। मैं खामोशी से बराबर वाले कमरे में जा लेटा। इन दोनों की बातों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। इसकी सहेली अपने ससुराल वालों की बुराइयां कर रही थी। बीच बीच में जुलेखा भी शामिल हो जाती थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद इसकी सहेली बोली, जुलेखा 4 साल बहुत होते हैं, क्या बात है तेरे औलाद नहीं हुई? फतेह मोहम्मद ने तुझे छुआ ही था कि 2 जी से हो गई थी। अगर वो गड़बड़ ना होती तो तेरा फतेह से ब्याह हो जाता। इसके बाद तेरी माँ तो इसके खून की प्यासी हो गई थी। वो आज भी तेरे नाम को सुनकर आहें भरता है। मेरे दिल के ऐन वस्त में जैसे किसी ने खंजर गाड़ दिया हो। मैं तड़प कर उठा, मगर इन दोनों की खामोशी ने मेरे पलंग की चरचराहट का शोर भी इन्हें ना सुनने दिया। जुलेखा बोली, सलमा ये फतेह की बुज़दिली थी। इसने उस वक्त मुझसे शादी करने को इनकार कर दिया। ताने दे रहा था कि वली मोहम्मद से भी तेरी दोस्ती रही थी, फिरोज शाह भी तेरा दीवाना था। मुझे क्या पता ये गड़बड़ किसकी वजह से है। मुझे परेशान होकर माँ को बताना पड़ा। इस बेचारी ने कितनी मुश्किल से दाई को राजी किया और मुझे बदनामी से बचा लिया। तभी खाला जब हैदर का रिश्ता लाई तो इसने फौरन हाँ कर दी। अब वो भी पछताती हैं कि इसने बहुत जल्दी की। इसकी सहेली ने कहा, क्या पता उस वक्त तुझमें कुछ नुक्स हो गया हो। जुलेखा गुस्से से बोली, ऐसी बात नहीं सलमा, नुक्स मुझ में नहीं हुआ। माँ ने ये तसल्ली करवाई थी। ये नुक्सा हैदर में लगता है, हर वक्त दबा दबा सा डरा डरा सा रहता है। मुझ में मजीद बर्दाश्त की ताकत नहीं रही थी। उस औरत ने मेरी शराफत को कमजोरी समझकर सरेआम मजाक उड़ाने की कोशिश शुरू कर दी थी।
चप्पल पाँव में डाले बगैर मैं दंदनाता हुआ अंदर आया। वो दोनों एक दूसरे से बातों में मगन थी। मुझे पहले सलमा ने देखा, तड़प कर उठ बैठी और बोली, हैदर भाई आप? जुलेखा ने हैरानगी की निगाह से मुझे देखा। वो अपने माजी की बातों में मस्त थी। बोली, आज जल्दी आ गए, खैर तो है? मैंने कहा, हाँ खैर ही खैर है। अभी अपना बोरिया बिस्तर संभाल, अपने चांदी के टोम छले उठा और अपने घर जा। मैंने तुझे तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। इसके बाद वाली कहानी भी खासी तवील और दिल दुखाने वाली है। बड़ा झगड़ा हुआ अपनी माँ को जब मैंने सारी बात बताई तो वो बेचारी सर थाम कर रोने लगी। छोटी बहन को अपने करीब लाने के लिए इसने ये शादी करवाई थी। वो खानेवाल में रहती थी और हम यहाँ कोट अद्दू के करीब छोटे से गांव गुजरात में रहते थे। आप इस गुजरात को पंजाब वाला बड़ा शहर गुजरात ना समझे। ये कोट सुल्तान और बुद्ध स्टेशन के करीब छोटा सा गांव नुमा शहर है। यहाँ लोग एक दूसरे से जुड़े जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। इत्तेफाक से सलमा का ससुराल बुद्ध में था। इसके देवर का रिश्ता गुजरात में तय हो रहा था। इसी सिलसिले में वो यहाँ आई थी और हमारे घर में समझो बमबारी करके चली गई। जुलेखा को तलाक देने के बाद अरसे तक मेरा जहन और दिल दोनों ही दुखे रहते। आंखों में खून के सुर्ख बादल से छा जाते थे। जी चाहता था कि इस बेवफा औरत के लहू से अपने और अपनी माँ के दुखों की प्यास बुझाऊं, मगर फिर माँ की बोली सी सूरत रास्ता रोक लेती थी। वो अपने आप को मेरा मुजरिम समझने लगी थी, क्योंकि मैंने शादी से पहले इसे बहुत समझाया था कि माँ, जिस बहन ने सारी उम्र तेरी खैर खबर ना पूछी तो क्यों इसकी लड़की अपने घर में लाना चाहती है? इसके दिल में तेरी जरा सी मोहब्बत भी नहीं है। तेरे ही दिल में मोहब्बत का उबाल उठता रहता है। माँ वाकई बहुत ही नेक सीरत औरत थी। माँ ने जवाब दिया था कि पुत्र अपने मारेंगे भी तो छाँव में डालेंगे, गैर हमेशा गैर ही रहते हैं। तू अपनी बहन राहत को देख, इसके ससुराल वालों ने इसके यहाँ आने पर पाबंदी लगा दी है। मेरी बांजी बहू बनकर आएगी तो तुझे मुझसे नहीं छीनेगी। मेरी जिंदगी में तेरे सिवा और है भी कौन? इसने ठीक ही सोचा था, मगर जरूरी नहीं होता कि दुख हर जगह एक ही शक्ल में मिले। गम की चुड़ैलों की तरह सैकड़ों भयानक शक्लें हैं, जिनमें से एक अपनी औरत या अपने मर्द का बदकार होना भी शामिल है। माँ ने अपनी बांजी के मुतालिक ऐसा तस्वर भी कभी नहीं किया था। वो अपनी मासूमियत में मारी गई थी। इस सिलसिले में इसका सिर्फ ज़हनी ही नहीं, माली नुकसान भी बहुत हुआ। जुलेखा ने हमारे शादी पर चढ़ाए हुए सारे जेवरात पर कब्जा कर लिया। हक महर की 10,000 की रकम अलग देना पड़ी। मैं तो खैर ये नुकसान बर्दाश्त कर गया, अलबत्ता माँ ये गम ना सहार सकी। साल के अंदर अंदर बिस्तर पर पड़ गई। मुझसे बहाने बहाने से पूछती थी, हैदर शाह तेरी सेहत तो ठीक है ना? तू खुद को अकेला तो महसूस नहीं करता? मैं जान गया था कि इसके दिल में बहू के डाले हुए आखिरी दिनों के बीज फूट रहे हैं। इससे डर है कि इसका बेटा औलाद पैदा करने के काबिल भी है या नहीं। इस वसवासे को इनके दिल से हमेशा के लिए निकालने की खातिर ये फैसला कर लिया कि दूसरी शादी कर लेना चाहिए, वरना माँ मर जाएगी। ये ठान ली और माँ से कह दिया, माँ जी मैंने लड़की देख ली है, तू मेरी फिक्र मत किया कर। मैं दूसरा ब्याह अनकरीब करने वाला हूँ। सूखे तहानों पर जैसे पानी सा पड़ गया। माँ जी उठी महीने में चूल्हा चक्की करने लगी और मुझसे रोज पूछती, तुमने जो लड़की देखी थी इससे मुझसे लाके मिलवाना। किस घर की बेटी है, गाँव की है या कहीं और देखी थी? कुछ अता पता बता दे पुत्र, आखिर मुझे कब तक तकलीफ देता रहेगा? मुझसे अब घर का कामकाज नहीं होता। मैंने सोचा था अपने दोस्तों से इस मामले में मदद लूंगा, मगर एक रोज ये मसला आप हल हो गया। हुआ यूं के जमीन के झगड़े के सिलसिले में मुझे कोट सुल्तान जाना पड़ा। जिस आदमी का काम करना था वो मेरे दोस्त अख्तर रसूल का रिश्ते में साला लगता था। इसी ने गाड़ी भेजी। अख्तर के साथ मैं कोट सुल्तान चल पड़ा। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। अख्तर रसूल ने कुछ देर गाड़ी ठीक होने का इंतजार किया, फिर मुझसे कहने लगा, चल यार यहाँ से 2 कोस दूर मेरी चाची का घर है, इसके यहाँ जाकर खाना वाना खाते हैं। अगर गाड़ी ठीक ना हुई तो वहाँ से ही वापिस चले चलेंगे। गाड़ी ड्राइवर के रहमो करम पर छोड़कर हम लोग पैदल ही चल पड़े। इससे कह दिया कि अगर गाड़ी ठीक हो जाए तो इसे कच्ची सड़क पर अंदर की तरफ 2 कोस के फासले पर जो पहला कस्बा मिले इसमें आ जाना। 25-30 घरों पर मुश्तमिल बस्ती है, हमारा पता चल जाएगा, आकर इतला दे देना। बस्ती में आए तो एहसास हुआ कि 25-30 घरों पर मुश्तमिल ये बस्ती बिल्कुल ही गैराबाद हो गई है। 8-10 घर रह गए थे। अख्तर भी बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, मैं 4 साल पहले यहाँ आया था, तब तो इतनी वीरानी नहीं थी। मैंने हैरत से पूछा, यहाँ तेरे चाचा का घर है?
اور تم لوگ ایک دوسرے کی خبر گیری بھی نہیں کرتے؟ اس نے جواب دیا، بھائی یہ میرے سگا چاچا نہیں ہے، میرے والد کے منہ بولے بھائی تھے۔ جب تک زندہ رہے اسلام دعا ہوتی رہی۔ ان کے انتقال کے بعد یہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ آخری بار ان کے مرنے پر ابا کے ساتھ آیا تھا۔ باتیں کرتے ہوئے ہم بستی میں داخل ہو گئے۔ اس کی چچی کا کنبہ موجود تھا، اسے کنبہ کہہ لیں یا چند افراد، مگر ان میں ہمیں پہچاننے والا کوئی موجود نہیں تھا، کیونکہ چچی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی بھاگن، اسے ہم پر ترس آ گیا یا بہت یاد دلانے پر کچھ یاد آ گیا۔ اس نے اندر بلوا لیا، اپنے دادا کے پاس لے گئی جو اندھا تھا اور شاید پریشان حال بھی۔ رشتے کا کوئی ماموں بھی اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا تھا اور اس کے کچے گھر پر اس نے قانونی قبضہ بھی کر لیا تھا۔ بہانہ یہ بنایا تھا کہ پھاگن کے باپ نے بیماری میں اس سے قرضہ لیا تھا جو وہ ادا نہ کر سکا۔ یہ بات پھاگن کے دادا نے روٹی کھانے کے دوران رک رک کر بتائی۔ اختر سے کہنے لگا، میرا بیٹا تمہارے باپ سے بڑی محبت کرتا تھا، دونوں بچپن میں ساتھ کھیلتے کودتے تھے۔ تیرا ابا بڑا دل والا بچہ تھا، بڑے بڑے خطروں میں کود جاتا تھا۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنے جیسا بہادر بنا دیا تھا۔ مجھے ہر وقت ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ دونوں کسی بڑے خطرے میں پڑ کر اپنی جان نہ گنوا بیٹھے۔ اللہ کی شان دیکھو، ان کی کہانیاں سنانے والا میں زندہ رہ گیا اور وہ دونوں اپنی اپنی قبروں میں جا سوئے۔ اگر پھاگن نہ ہوتی تو میں اپنا سفر حیات پورا کر چکا ہوتا۔ اللہ نے شاید اس کی حفاظت کے لیے حیاتی دے رکھی ہے۔ میرے مرنے کے بعد نہ جانے پھاگن کا کیا اشر ہوگا۔ اختر کہنے لگا، آپ فکر نہ کرے بابا جی، اس کے ماموں مامی زندہ ہیں، وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ مگر دادا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، پھاگن کا ایک بھائی رکن الدین بھی تھا۔ وہ کھانستے ہوئے بولے، اسے اس کے دوستوں میں سے کسی نے قتل کر دیا۔ پھاگن کو بھائی کا غم روک بن کر لگ گیا تھا، بیمار پڑ گئی۔ اس بیماری میں یہ دور پار کے ماموں حق جتانے آ گئے۔ یہ بد نیت لوگ ہیں، پھاگن پر بھی ان کی نیت ہے، ڈر کے مارے ہر وقت مجھ سے چمٹی بیٹھی رہتی ہے۔ میں جو ایک نظر پھاگن کو دیکھ چکا تھا، میں فیصلہ کر بیٹھا کہ اس کو میں اپنا لوں گا، اور اگر دادا نے اجازت دی تو آج ہی یہ نیک کام کر ڈالوں گا۔ اس کی وجہ پھاگن کی معصوم صورت نہیں تھی۔ ایک عورت نے میری زندگی میں جو زہر گھولا تھا، اس نے میری ذات پر سے عورت ذات کا اعتبار چھین لیا تھا، مگر ماں کی خاطر مجھے کسی نہ کسی سے تو بیاہ کرنا ہی تھا۔ یہ لاوارث لڑکی مجھے نہ صحیح میری ماں کو تو تھوڑی بہت محبت دے سکتی تھی۔ میں نے اختر رسول سے بات کی تو وہ اچھل پڑا، بولا یہ بڑا نیک کام ہوگا، میں ابھی دادا سے معاملہ طے کرواتا ہوں۔ ہماری گاڑی شام تک ٹھیک ہوئی۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔